हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास सीरीज का 11वां वीडियो और हम कर रहे हैं PYQ सीरीज को सॉल्व, यानी आयोग द्वारा पुराने पूछे गए प्रश्नों को हमने किया है इसमें शामिल। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का मनोवैश्लिक सिद्धांत जो है, मनोवैश्लेषिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। इसको मनोविश्लेषण भी बोलते हैं। तो यह जो सिद्धांत दिया गया है वह सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने बताया है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो तीन तत्वों से मिलकर के बनता है। और तीन तत्व हैं क्या? इसको इन्होंने नाम दिया है इड, ईगो और सुपर ईगो। हिंदी में भी उसको ऐसे ही पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा इसको रहता है, ज्यादा अच्छे समझ में आता है, क्योंकि हिंदी नाम थोड़े से अटपटे रहते हैं। ये जो आपको इंग्लिश नाम भी इसके पता होने चाहिए। तो इसको इद ही लिखा जाता है हिंदी में भी। इड का मतलब क्या होता है, पहले हम पहला और तीसरा समझेंगे। इड का मतलब एक प्रकार से इच्छाएं रहती हैं। इसके अंतर्गत हमारी इच्छाएं और वासनाएं ये दोनों शामिल हैं। अब आप इससे समझ गए होंगे, हमारी जो भी करने की काम करने की इच्छा होती है और जो भी हमारी वासनाएं हैं, लग्जरी लाइफ जीना और जितनी भी डिजायर जिसे कहते हैं, वो सब किस में आता है? इड में आता है। हमारे ये दिमाग में रहता है, किसमें? मन में रहता है। ये मानसिक अवस्था है। वहीं सुपर ईगो जो है, इसको एक प्रकार से नैतिक मन भी कहा जाता है। नैतिक का मतलब क्या होता है? अच्छा, जो चीज अच्छी है करने के लिए वो है नैतिक हमारे लिए, जो हमें करना चाहिए। तो नैतिक मन का मतलब ये हमें बताता है कि क्या चीज नहीं करनी है, रोकता है। यदि हम कुछ गलत करते हैं तो उससे हमें रोकता है, और क्या करना है वो हमें सलाह देता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, उसकी शुगर यानी कि जलेबियां खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन उसका नैतिक मन क्या करेगा? उसको रोकेगा। तो ये दोनों ही किस प्रकार की हैं? ये मानसिक जो है, दोनों की चीजें हैं। हेड और सुपर, ये वास्तविक नहीं है, ये मानसिक है, दोनों के मन में है। इसको आपने मूवियों में देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति सोच रहा है, अब उसके सोच में एक इधर एक ब्लैक कलर की शेडो बन जाती है, एक व्हाइट कलर की। एक ब्लैक कहती है नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, व्हाइट कलर की कहेगा कि नहीं, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये तो पाप है। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे कि ये जो इड कहलाएगा, जो ब्लैक आपकी शेडो है और एक व्हाइट कलर की नैतिक मन है। ईगो का मतलब है दोनों का मिला जुला हुआ रूप। आपकी कोई इच्छा है और जो नैतिक मन है, इन दोनों में जो आपने फाइनल डिसीजन लिया, जो कार्य किया, वो आपका ईगो है। ये क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक है। और ये क्या है? दोनों व्यक्तित्व का विश्लेषण का सिद्धांत है। तीन प्रकार बताए हैं जो कि सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिए गए हैं। आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक संरचित मनोवृत्ति वाले व्यक्ति में एक इच्छा होती है। हाईली स्ट्रक्चर्ड एटीट्यूड जो होता है, उसमें क्या होता है? उत्तेजनाओं के प्रति खराब संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया देना। तो ये नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड एटीट्यूड वाला कोई बंदा है। एटीट्यूड मतलब राय रखने वाला, पॉजिटिव एटीट्यूड आपने सुना होगा, या नेगेटिव। उत्तेजना के लिए त्वरित संज्ञानात्मक प्रक्रिया दे, यही इसका उत्तर सही है। जो अत्यधिक संरचित संरचित मनोवृत्ति वाले व्यक्ति में जो है, एक इच्छा होती है कैसी? जो स्टिम्युलस है उसके लिए त्वरित संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया दे। आगे, ऐसी भावनाएं और मान्यताएं जो दृष्टिकोण का खंडन करती हैं, ये गलत है, और बाकी ये गलत है। आगे हम बढ़ते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े परिवार पृष्ठभूमि से संबंधित एक बच्चे को आपके विद्यालय में प्रवेश दिया गया है। तो अब आप क्या करेंगे? वो कैसा बच्चा है? कल्चरल दृष्टि से क्या है? बैकग्राउंड से वो पिछड़ा हुआ बच्चा है। तो ऐसी कक्षा में रखेंगे जहाँ पिछड़ी पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी हों? तो हम ऐसा नहीं करेंगे। बच्चे को पिछड़ी संस्कृति के बारे में अधिक सोचने के लिए शिक्षक को भेजेंगे, तो ये भी इतना अधिक सटीक नहीं है। उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे, विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई पर विशेष व्यवस्था करेंगे पढ़ाने की, तो ये हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। उसे व्यावसायिक शिक्षा लेने की सलाह देंगे, आयोग ने इसको माना है, लेकिन ये उत्तर भी इसका क्या है? सही है। तो सी और डी जो है, दोनों उत्तर जो है आखिरी में मानने पड़े थे आयोग को, दोनों सही इसके इस प्रश्न के उत्तर हैं। आगे देखते हैं।
शब्दावली सीखने का एक वोकेबुलरी होती है, शब्दकोश सीखने का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। किसी को शब्दकोश सीखना है तो आपको पता होगा कि वो जितनी ज्यादा बोलेगा, यानी बोलने की कोशिश करेगा या पढ़ेगा, रीडिंग करेगा, तो उतना ज्यादा क्या होगा, उसका शब्दकोश डेवलप होगा। तो बहुत अच्छा तरीका नहीं है लिखना और फिल्में देखना, बातें करना, पढ़ना। तो ये लिखना और फिल्में देखना बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। देखो तरीका तो है शब्दकोश पढ़ने का, हम लिखते हैं, है ना, लिखने से उतना अधिक तो होगा नहीं, लिखेंगे हम वही जो हमें पता होगा, शब्दकोश बढ़ेगा थोड़ी उससे। लेकिन फिल्में देखने से थोड़ा बहुत जो है आपका जो वोकैब है थोड़ा बढ़ सकती है, लेकिन बहुत अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका क्या है, पढ़ना और बात करना। तो इसलिए आपके जो है कौन नहीं है, तो आपका एक और दो जो है दोनों सही है इसके लिए कि ये तरीके नहीं है। आगे हम देखते हैं कौन सा कथन जो है गलत है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। समय से पहले बच्चा जो है कमजोर हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। जो प्री मेच्योर बेबी रहता है वो वीक रहता है। समय से पहले बच्चे के अंडकोश जन्म के बाद थैली नहीं उतरते हैं, जैसा एक असामान्य बच्चे के मामले में होता है। एक समय से पहले बच्चे में क्या नहीं होता है, इसका जो स्कॉर्टम है वो नहीं निकलता है, बिल्कुल सही है। पूछा क्या है, कौन सा गलत है। समय से पहले बच्चे का रोना, अन्य आवाजें कमजोर होती हैं, बिल्कुल सही है। समय से पहले बच्चे का वजन हमेशा एक सामान्य बच्चे से अधिक होता है, देखो ये हमें पॉइंट मिल गया। अधिक नहीं होता है, क्या होता है, जो प्री मेच्योर बेबी होता है, समय से पहले पैदा हुआ बच्चा है, उसका लो अंडर वेट होता है वो, उसका क्या रहता है, कम वजन रहता है। इसका सही उत्तर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आपने देखा होगा, हमने सिर्फ इसको ध्यान से पढ़ा है और उत्तर खुद ब खुद हमें अपने आप मिल गए हैं। अब शांत मन से जो है उसको पढ़ेंगे तो जरूर आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे, जो इस तरह के प्रश्न रहते हैं। जिस तरह से कौशल और अभ्यास का उपयोग करने की कला सीखने के लिए दिया जाता है, कोई बच्चा कौशल और अभ्यास सीख रहा है तो उसे क्या कहेंगे, तो वो क्या कर रहा है, आयोग ने जो माना है, लर्निंग माना है, उसे कहा जाता है क्या, सीखना। तो ये जो हम मान सकते हैं बिल्कुल ठीक है, सीखना हम कहेंगे। आगे, बेहतर लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी हमें लाना है, किस प्रकार के लक्ष्य का एक उदाहरण है। ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म, सोशियल है या पर्सनल है। तो सोशियाइटियल है, इसको समाज भी कहते हैं, सोशियल भी कहते हैं, सोशियल ही लिखा हुआ है ये। सोशल लक्ष्य हमारा है क्या, जेंडर इक्वालिटी लाना। आगे देखते हैं, शिक्षण जो है किसके अनुसार होना चाहिए, शिक्षकों के मानसिक स्तर के अनुसार या छात्रों के, किसके अनुसार होना चाहिए, मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये जो है इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे जो स्टेटमेंट है ध्यान से देखना है। एक बच्चे के लिए बोलना शुरू करना ज्यादातर परिपक्वता से प्रभावित होता है। परिपक्वता आती जाती है बच्चे में तो बोलना शुरू कर देता है। कोई भी उचित अभ्यास के बिना धारा प्रवाह और अर्थपूर्ण ढंग से नहीं बोल सकता है, जो अनिवार्य रूप से अधिगम से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। यदि उसे अभ्यास नहीं है तो वो धारा प्रवाह अर्थपूर्ण नहीं बोल पाएगा। तो दोनों ही उत्तर क्या है हमारे इस प्रश्न के लिए सही है ना, हमें दोनों ही प्रश्न हमारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। पियाजे के व्यक्तिगत विकास के आपको चरण पता होंगे, तो 4 चरण हैं। उसमें से आखिरी चरण कहलाता है औपचारिक संचलन चरण, या इसको अमूर्त सं, संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा क्या है, अमूर्त चीजें जो है सोचने लगता है ना, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचने लगता है। तो ये जो है इसका 12 साल से अधिक जो बच्चा है वो पियाजे का जो व्यक्तिगत विकास है सिद्धांत, उसमें आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, किशोर न्याय जो अधिनियम है 2015, इसके लिए कौन सा गलत है। तो बच्चा जो है, कानून का उल्लंघन करने वाला जो बच्चा है का नाम बदलकर किशोर कर दिया गया है। किशोर हम उसे थोड़ी बोलते हैं जो कानून का उल्लंघन करता है, तो यही सही है हमारा। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, हमें पहले ही मिल गया। बाकी जो है न्याय बोर्ड
द्वारा जांच के लिए स्पष्ट समय सीमा जो है स्थापित करता है, ये भी ठीक है। अनाथ या परित्यक्त यानी जो त्यागे हुए बच्चे हैं, इनकी नई परिभाषाएं भी देता है। और बच्चों द्वारा किए गए छोटे गंभीर जघन्य हर प्रकार के अपराधों का सीमांकन करता है, यानी उन्हें बताता है कि ये किस लेवल के अपराध कौन सी कैटेगरी में आएंगे और उनके लिए क्या सजा का प्रावधान होगा। आगे हम बढ़ते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार छोटे अपराधों में वे अपराध शामिल हैं जिनमें भारतीय दंड संहिता की जो है अन्य विधि के अधीन अधिकतम 3 साल के लिए जो है दंड के पात्र जो होते हैं। यानी जो भारतीय दंड संहिता है, बच्चों के लिए नहीं, जो वयस्कों के लिए, उसमें यदि 3 साल तक का दंड है तो वो बच्चों के लिए क्या कहलाएगा, वो छोटे अपराध में आएगा। सेम अपराध यदि बच्चों ने किया है उसको कम दिया जाएगा। ये आपका सही उत्तर, आपका ऑप्शन नंबर ए है। धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो जो स्लो लर्नर्स हैं उनको सीखने में समस्या आएगी, सामाजिक भावनाएं। एक किसी की समस्या है बच्चे की सीखने में तो वो दूसरी कारकों पर जरूर प्रभाव डालती हैं। तो सामाजिक समस्या है, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, इन तीनों में सामना करना पड़ सकता है उसको यदि वो धीमी गति से सीखता है। क्या है इसके सही? आपका जो है ये वाला उत्तर, 1, 2 और 3, बी नंबर का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे हम बढ़ते हैं। अस्थिर पारिवारिक स्थितियां और परिवार में संघर्ष तनाव। परिवार में संघर्ष और बच्चों के किसके होने के कुछ कारण हैं। धीमा सीखना और कम उपलब्धि वाले हासिल बच्चे। यदि परिवार में ऐसा होगा, संघर्ष हो रहा है, तनाव है, परिवार में संघर्ष है, अस्थिर है, तो हो सकता है बच्चा स्लो लर्नर हो जाए और अंडर अचीवर भी हो सकता है। तो इसका क्या है? दोनों ही इसके सही उत्तर है। ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। आगे देखते हैं। समान दिखने वाले बच्चों जो है शब्दों की पहचान करने के लिए संघर्ष करता है एक बच्चा। समान दिखने वाली मतलब जैसे ट्राइड को टायर्ड और फ्रेंड और फायर्ड, इनमें वो अंतर नहीं कर पाता है पढ़ने में। तो आप सिंपल समझ गए होंगे कि पढ़ने से संबंधित विकार है, इसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं या अपपठन विकार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बाकी तो आपको पता है डिसकैलकुलिया आपकी मैथ की कैलकुलेशन संबंधित, डिसग्राफिया आपका हो गया आपके लेखन से संबंधित हो गया है, और डिसफेजिया आपका भाषा संबंधी विकार हो गया है। ये आपको याद रख लेना है। व्यवहार अनुवांशिकी के संबंध में कौन सा सही नहीं है? व्यवहार अनुवांशिकी मतलब जो बच्चा व्यवहार करता है, सोशलाइजेशन, और अनुवांशिकी मतलब जो उसको जन्म से मिला है गुणसूत्रों द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, दोनों का मिला जुला रूप जो है व्यवहार अनुवांशिकी कहलाता है। कौन सा गलत है इनमें से? तो व्यवहार जो है अनुवांशिकी इस विचार को स्वीकार करते हैं, प्रकृति पोषण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। दोनों से व्यवहार प्रभावित होता है। व्यवहार अनुवांशिकी पूरी तरह से पर्यावरणीय ताकतों द्वारा कालित है, बिल्कुल यही हमारा गलत उत्तर है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, पूरी तरह से पर्यावरण से नहीं है। पर्यावरण और प्रकृति का दोनों का प्रभाव पड़ता है व्यवहार अनुवांशिकी पर। अच्छे प्रमाण खोजना है। बाकी व्यवहार अनुवांशिकी ये भी क्या है, इसके सही उत्तर है, आप जो है इसे पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। छोटे बच्चे जो हैं बिना किसी समस्या के एक पहिए की सवारी से 3 पहिया की सवारी तक जा सकते हैं। एक पहिए की सवारी मतलब एक बड़े पहिए की सवारी मतलब एक छोटे पहिए से यदि चलाना सीख रहे हैं वो, 2 पहिए की साइकिल चलाना सीख गए, 3 पहिए का मान लो एक ट्राइंगुलर आती है एक साइकिल, वो भी चलाना सीख गए। किसके उदाहरण है ये? हैं समावेशन के, कि वो जो है एक इसके दूसरे में काम आ रही है, वो क्या करते जाते हैं, समावेशन करते जाते हैं अपने अनुभवों का या स्किल का। आगे देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा जो है किसे बढ़ावा देती है? प्रोग्रेसिव यानी जिसमें बच्चों की प्रगति हो, प्रगति पे ध्यान दिया जाता है, प्रोग्रेस पे। शिक्षार्थियों का निष्क्रिय जुड़ाव, तो ये तो नहीं होगा। शिक्षा के केंद्र में शिक्षक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, इसमें बच्चा होना चाहिए। और 4 दीवारी के अंदर सीखना, ये गलत है। इसमें क्या बोला गया है, आउट ऑफ द बॉक्स बोला गया है, दीवारों से जो है बिसाइड द क्लास जो है
क्लास के बाहर जो है हमें सीखना है, कक्षा के बाहर भी सीखने की बहुत सारी चीजें हैं। सही उत्तर है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसको बढ़ावा देती है प्रगतिशील शिक्षा। तार्किक सोच है। यहाँ पर देखिए हिंदी भी गलत करता है आयोग। क्रिटिकल थिंकिंग को होना चाहिए था क्या, तार्किक चिंतन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठोस बुद्धि जो है काफी हद तक किस पर निर्भर करती है। अब आपको पता होगा कि जो है बुद्धि के जो है दो प्रकार बताए हैं, तरल और ठोस बुद्धि। और यह प्रकार किसने बताए हैं, यह प्रकार जो बताए हैं वो बताए हैं कैटल के द्वारा। ये याद रख लेना, कैटल। तरल का मतलब होता है कि व्यक्ति कैसा तर्क के आधार पर सोचता है और डिसीजन लेता है ना। और ये वंशानुगत रहती है, यानी उसको वंशानुगत जो है ये शक्ति मिल जाती है कि वो तर्क करना सीख जाता है धीरे धीरे, और ये वंशानुगत रहती है। वही ठोस बुद्धि का मतलब वो जो भी निर्णय लेता है अनुभव के आधार पर, पहले कोई चीज की है, अनुभव है, उसका वो उपयोग करता है। अनुभव क्या होते हैं, आदमी सीखता है। अनुभव जो है वो वंशानुगत नहीं होता है, आदमी जन्म से नहीं सीख के आता है, अनुभव तो धीरे धीरे मिलेगा। तो इसमें अनुभव, प्रशिक्षण, ये सारी चीजें आएंगी। तो ठोस बुद्धि जो है आनुवांशिकता, प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुभव काफी हद तक किस पर निर्भर करता है, ठोस बुद्धि जो है। तो इसका सही उत्तर है यह जो है अनुभव का सबसे ज्यादा जोर इसमें दिया जाता है, अनुभव आधारित रहती है। आगे देखते हैं हम। यदि मानसिक आयु जो क्रोनोलॉजिकल कालानुक्रमिक यानी वर्ष के अनुसार वायु से अधिक है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। आईक्यू का सूत्र पता है आपको, मानसिक आयु बटे जो क्रोनिकल एज है या रियल एज है इनटू 100 है। यदि सोचो कोई 10 साल का है मानसिक आयु और उसकी शारीरिक आयु क्या है 8 साल, गुणे 100 करेंगे, अब आंसर हमारा क्या आएगा, 100 से ज्यादा ही आएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 100 से अधिक प्राप्त होगी मानसिक आयु। आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है किस विधि में व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुण का अध्ययन किया जाता है। मनोसामाजिक, भौतिक, पर्यावरण के संदर्भ में और मनोवैज्ञानिक इतिहास का गहनता से अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये केस स्टडी कहलाएगी। किसी व्यक्ति की हम केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो ये सब पूरा हमें पढ़ना पड़ता है, व्यक्ति का जो अध्ययन होता है। वैसे तो केस स्टडी को हिंदी में भी केस स्टडी ही बोला जाता है, लेकिन व्यक्ति अध्ययन भी एक शब्द है उसके लिए, ये भी हमें याद रख लेना है। आगे हम देखते हैं कौन सा तंत्र जो है व्यक्ति के आंतरिक परिवेश को सतर्क बनाता है। आंतरिक परिवेश मतलब हमारे भीतर का शरीर, हृदय गति जो है, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर, इसको कमी ना होने देने के लिए नियंत्रित करता है। ये जो हमारा कहलाता है सिंपथेटिक सिस्टम जो है, ये तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है, लेकिन ये जो है उससे स्वायत्त रहता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का ये एक भाग है और ये काम यही रहता है इसका कि हार्ट बीट हमारी कंट्रोल रखता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है, और हमारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को भी ये क्या करता है, कंट्रोल रखता है। इतना ही हमें याद रख लेना है। इसको एस बोला जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक वर्ड ये भी है, याद रख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। शोध से हमें पता चलता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धि में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे किस रूप में जानते हैं, कोई बच्चा सामाजिक रूप से पिछड़ा है, संस्कृति रूप से पिछड़ा है, उसे कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है। इसे किस रूप में जाना जाता है। आयोग ने तो इसको सांस्कृतिक माना है, लेकिन इनका दोनों सही है, क्योंकि यदि केवल सांस्कृतिक होता तो क्या रहता, सांस्कृतिक रूप से खराब मॉडल। तो दोनों तरीके से वो क्या है, पिछड़ा हुआ है, तो दोनों ही इसके सही माने जाएंगे। सामाजिक रूप से जो गरीब मॉडल है, सॉरी ये तो गलत हो गया आपका, गरीब मॉडल नहीं कहेंगे, आपका यही सही है, आपका सांस्कृतिक रूप से खराब मॉडल। यहाँ यदि ऐसा लिखा होता खराब मॉडल, ये मॉडल है यदि बच्चा किसी रूप से पिछड़ा है, गरीब मॉडल नहीं कहते हैं उसको। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। इसमें देखिए पुअर को गरीब लिख दिया है और पुअर को यहाँ खराब लिखा है। वैसे तो फिर यदि यहाँ खराब भी लिखा है तो दोनों भी हम सही मान सकते हैं, बट आयोग ने इसका ए नंबर का सही माना है। आगे हम देखते हैं किसके अनुसार पारितोषिक मतलब क्या होता है, रिवॉर्ड जो है अधिगम को प्रोत्साहित करता है। ये कौन कहता है ऐसा कि
रिवॉर्ड से बच्चा और अधिक सीखता है। सजा का, पनिशमेंट का उल्टा प्रभाव पड़ता है, कम सीखता है। उदाहरण के लिए, किसी कार्य को की सिद्धि खुशी देती है, कोई कार्य हो जाता है तो खुशी मिलती है, बच्चा जो है बार बार करना पसंद करता है। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। यानी जो अच्छा प्रभाव पड़ता है किसी चीज का तो वो उसे बार बार करता है, कोई चीज का बुरा प्रभाव पड़ता है स्वयं पर तो वो उसे दोहराता नहीं है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक शिक्षक को विज्ञान में हमेशा कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ निपटने में मदद करेगा। एक बच्चा है जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं विज्ञान में, टीचर को क्या करना चाहिए? माता पिता से शिकायत, समस्या क्षेत्र को समझना, प्रोत्साहन संबंधी, या बेहतर अभ्यास के लिए और प्रश्न देना। पहला काम यही है कि उसके पहले हमें देखना है कि कौन सा एरिया है जो उसे कठिन लग रहा है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एरिया, यही उसे करना चाहिए सर्वप्रथम। हम बढ़ते हैं, एक एक्रोनिम राइडर है, एक शब्द है तो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी के लिए जो है काम में आता है। तो ये किस प्रकार के शिक्षार्थी पर लागू होती है? पहले बता दें हम कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। RIDER, इसे राइडर कह सकते हैं हम। इसका मतलब होता है कि कोई चीज ऐसे सीखना है किसी बच्चे को तो क्या करता है, पहले वो पढ़ता है, ठीक है, लिखी हुई। फिर जब पढ़ते पढ़ते जो है वो उसे इमेजिन भी करता है। बिना इमेजिन करे आप सीख ही नहीं सकते हैं। यदि आप पर्यावरण मान लो ईवीएस अध्ययन कर रहे हैं तो आप इमेजिन आपको करना पड़ेगा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, वहाँ ऐसे वन पाए जाते हैं, रट नहीं सकते हैं। फिर क्या करेंगे आप, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब कर पाएंगे खुद भी बोल करके इसके बारे में। अब क्या है, इवेलुएट, इवेलुएट करने का अलग अलग तरीके हैं। आप आपने जो पढ़ा उसे आप लिख के देख सकते हैं या किसी को बोल के देख सकते हैं। और ये क्या है, रिपीट, रिपीट का संबंध है रिवीजन से। तो ये क्या है, लर्निंग, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी है। तो ये किस प्रकार का बच्चा, जो देख करके, पहले तो देखा है ना उसने, सीखा है, विजुअल लर्नर को बोला जाएगा। क्या इस पर लागू होती है ये तकनीकी, राइडर। आगे हम बढ़ते हैं, कोलबर का नैतिक विकास का सिद्धांत है, किस चरण में दंड जैसे सुदृढ़ीकरण नैतिक संहिता को परिभाषित करते हैं? कोलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और नैतिक विकास का मतलब, नैतिक का मतलब क्या होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये यदि किसी बच्चे को पता चल गया तो वो उसका मतलब नैतिक विकास हो गया है। तो इसका वैसे सही उत्तर है पूर्व परंपरागत स्तर। इसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 6 चरण दिए हैं 3 स्तर में। पूर्व परंपरागत स्तर में ही दंड और आज्ञा की अवस्था मानी है। ठीक है, शुरुआत में बच्चा 4 से 10 साल का जब रहता है तो उसके अंदर नैतिक विकास ये नहीं रहता है कि उसे पता हो क्या सही है क्या गलत है। वो बस ये मानता है कि जिसमें जो है जिस चीज में दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलती है, वो काम बुरा है। आज्ञा मतलब बड़ों की जो आज्ञा मानना है, दूसरों पर ध्यान दे, जो पालन करना है वही हमारे लिए सही है। जो बड़े कहते हैं वही हमारे लिए कोई एक नैतिक काम है, ये कहलाता है। इतना ही याद रख लेना है। यदि और आप कहेंगे तो और बता सकता हूँ मैं। ये पहला स्टेज हो गया। इसी में दूसरा आ जाता है स्टेज, स्वलाभ मानसिकता। स्वलाभ मतलब इसमें बच्चा यह सीखता है कि सही कार्य वह हो जिसमें उसका फायदा हो, फायदा हो। यदि कोई उसने काम किया, उसको जो है टॉफी मिल गई, कुछ ऐसी चीज मिल गई, तो वो यही समझेगा कि ये काम करना सही है। उसके लिए नैतिकता यही है जिससे उसका फायदा हो। तो ये स्तर है, उसके भी 6 स्तर हैं। यदि आप कहो तो मैं बता भी सकता हूँ, तो देख ही लेते हैं एक प्रकार से, थोड़ा सा बस समय लगेगा आपका। दूसरा आता है लौकिक स्तर में ही है एक चरण, कौन सा, प्रशंसा की अवस्था। इसमें बच्चे प्रशंसा जिसमें होती है उसे अच्छा मानते हैं। चौथा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। अब इस स्तर में आते आते बच्चे जो हैं, जो समाज के रीति रिवाज नियम है वो समझने लगते हैं, सम्मान आने लगता है कि हाँ ये नैतिक है इसलिए ये नियम बनाए गए हैं। ये 4 हो गए। पांचवा है सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा कहलाती है कि समाज में जो जो, संविदा मतलब क्या, टेम्परेरी, मतलब समाज में जो भी नियम बने हैं नैतिकता के लिए कि जो सही है जो गलत है, वो टेम्परेरी है, समझ जाता है। क्यों बनाए गए हैं? वे बनाए गए हैं लोगों के हित के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेड लाइट जली है तो लोगों को रुकना है, लेकिन सामने किसी बच्चे, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो जो बालक है
वो रेड लाइट को तोड़ देगा, यानी उस सिग्नल को तोड़ के उसकी जान बचा लेगा, क्योंकि वह समझ जाएगा कि कोई भी नियम जो बनाए गए हैं वो लोगों के हित के लिए हैं, तो लोगों का हित सबसे पहले है उन नियमों से। राइट। और आखिरी हमारा विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था मतलब इस अवस्था में वो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। यहाँ पर वो दूसरों से नहीं सीखते हैं कि समाज क्या जानता है, उन्हें जो लगता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या उचित अनुचित है, वो चीज सुनते हैं बच्चे। तो ये 6 चरण जो है बताए हैं किसने, कोलबर्ग ने। आई होप जो है बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। एक छोटी कोशिका में शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं का एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित होता है। ये क्या कहलाता है? फॉर मतलब एक बच्चा, एक जो होता है बालक, छोटी कोशिका से मिलके बनता है, बाद में उसके हर एक पहलू शरीर मन व्यक्तित्व प्रवाह के माध्यम से वो विकास होता रहता है। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर किसी व्यक्ति का विकास होता रहता है। आगे हम देखते हैं। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि पता है आपकी, अग्नाशय है और भी हैं। इनसे क्या है, रासायनिक पदार्थ जो है सिक्रीट होता रहता है, ब्लड में मिलता है और शरीर में परिवहन किया जाता है। तो ये क्या होता है, हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन्स, हार्मोन्स बहुत जरूरी है शरीर के लिए, चाहे शरीर के पाचन में भी हेल्प करते हैं। इवन हम सुख दुख ये अनुभव कर पाते हैं, हम फील कर पाते हैं खुशी, ये भी हार्मोन की वजह से ही होता है। और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, चाहे तो हम इसे होमवर्क में भी दे सकते हैं। आज के लिए आपका ये होमवर्क हो जाएगा कि सामाजिकरण प्रक्रिया का एक चरण है। तो अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं, ये व्यवहार सीखना, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। अब आप लॉजिक इसमें लगाना है, कॉमन सेंस, बिना फैक्ट जाने भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आई होप जो है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो जरूर लाइक करिए। अब तो हमने बाल विकास भी शुरू कर दी है। और शेयर करिए दोस्तों को जो भी आपकी तैयारी करते हैं वर्किंग की। कमेंट बॉक्स का भरपूर उपयोग करिए, वो आप लोगों के लिए तो है। किसके लिए है? आप लोगों के लिए, तो उसका यूज करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।